हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो बच्चों सिलेबस अब थोड़ा रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने अप्रॉक्स 30%। तो वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था कि जो जो भी डिलीटेड पोर्शन है। तो अभी तक जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है वो हमारा इंपॉर्टेंट था सिलेबस के हिसाब से। बट अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिक बेसिक आइडिया है जो हमें पढ़ना है। हमें मैथमेटिकल इनके डेरिवेशन या फिर फॉर्मूलेस वगैरह में नहीं जाना, बस इनका एलिमेंट्री आइडिया लेना है कि थोड़ा बहुत की चीज़ें क्या हैं उनको समझना है। उसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी मेन मेन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बट ये बेसिक बेसिक चीज़ों का हमें आइडिया होना ही चाहिए। तो इसलिए आज हम इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी। तो बच्चों देखो, तुमने घर में देखा होगा, जैसे तुम चाय वगैरह बनाते हो तो उसकी गैस स्टोव की फ्लेम को ज़्यादा बढ़ाते हो तो तुम्हारा लाइक चाय चाय वगैरह बनना तेज़ हो जाती है ना, जल्दी से बनने लगती है, यानी कि रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तुमने जनरली देखा होगा कि जैसे तुम सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो और तुमने गैस की फ्लेम को बढ़ा दिया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम्हारा वो सब्ज़ी बननी फास्ट हो जाएगी। या यूँ बोल लो कि वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। हर कोई चीज़ केमिकल रिएक्शन ही तो है। जो भी तुम खाना बना रहे हो, जो भी तुम दूध वगैरह गर्म कर रहे हो, या जो भी तुम कॉफ़ी बना रहे हो, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही तो है बच्चों, है ना। तो जनरली हमने डेली लाइफ में भी देखा है कि जनरली हमने डेली लाइफ में भी देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता ही है। तो बच्चों तुमको मालूम है क्या कि अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देना तो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल। या यूँ बोल लो, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। ग्रेटर द रेट कांस्टेंट फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ही हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया किसी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा, या यूँ बोल दो रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी। तो देखो, मान लो N2O5 को हम डिकम्पोजिशन कर रहे थे, यानी कि N2O5 को जो हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर तोड़ा। N2O5 मालूम है किस में टूटता है, NO2 में और O2 में। जैसे हमने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर तोड़ा, तो इस रिएक्शन को बच्चों पूरा होने के लिए लगभग मान लो कि 10 दिन लगे, 10 डेज़। जैसे ही हमने टेम्परेचर इसका 25 डिग्री कर दिया, अब रिएक्शन को कितना टाइम लगा, 5 आवर, 5 घंटे। जैसे ही हमने टेम्परेचर कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, अब रिएक्शन बच्चों कितनी देर में होने लगी, कुल 12 मिनट में। टोटल कितनी देर में, 12 मिनट में। तो बच्चों देख रहे हो टेम्परेचर का कितना ज़्यादा इफेक्ट है ना रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन के थ्रू जनरली बताई जाती है। आर्हीनियस इक्वेशन हमारे सिलेबस से हट गई है, बट इसका देख लो क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा बहुत तुम आइडिया ले लो, क्योंकि अब डीप में जाने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है K = A e⁻ के क्या बच्चों, रेट कांस्टेंट। आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या, टेम्परेचर। ए क्या बच्चों, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री क्यों, ये ई क्या, एक्सपोनेंशियल, इससे पहली वाली टर्म को क्या बोल दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभी थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हालांकि हट चुका है, बट थोड़ा बहुत आइडिया स्टिल इसका ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ा चीज़ों को समझने में अच्छा रहेगा, चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी। तो देखो बच्चों, मान लो कोई भी रिएक्शन है, कि जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट होते हैं जो हम रिएक्ट करा रहे हैं, उन रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। बच्चों मालूम है रिएक्शन कैसे होती है, पहले ना रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके ना एक नया अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स मतलब अनस्टेबल सा कंपाउंड बनाते हैं। जो अनस्टेबल सा कंपाउंड टूट जाता है किस में, प्रोडक्ट में। तो देखो किस तरह से मान लो जैसे H2 और I2 आपस में रिएक्ट कर रहे थे, पहले ही मिले इन्होंने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, जिसको मतलब एक नया सा कॉम्प्लेक्स बनाया, ट्रांजिशन स्टेट से क्या बना, प्रोडक्ट। ठीक है। तो बच्चों देखो, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है। एनर्जी बैरियर मतलब कि एक एनर्जी की दीवार को क्रॉस करना होता है। मान लो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, और बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस एनर्जी की रुकावट को, इस एनर्जी के पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हमें प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों किस तरह से होता है, जैसे मान लो हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड वगैरह करेंगे, टकराएंगे, क्या बनाएंगे, एक अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर किस में टूट जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट में। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करने के लिए ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, इधर से इधर जाने के लिए, जब इसको क्रॉस करने के लिए पहले यहाँ जाना पड़ेगा, तो इधर से इधर जाने के लिए बच्चों कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी।
है ना, कि लाइक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे ही बच्चों, ठीक है, रिएक्टेंट से जैसे हमने एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करी, जब हम एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट में तो एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे ही इस टाइम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो बच्चों हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो जैसे ही हमने हल्की सी एनर्जी और दी, ये इस तरह से टूट जाएगा फटाफट से, हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो बच्चों सिंपली ये समझो कि जब भी हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी के इस बैरियर को क्रॉस करना होता है। वो कैसे क्रॉस कर सकते हैं, एनर्जी दे के, ठीक है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को हमने डिफाइन भी कर रखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, की जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए, वही क्या होती है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक बार ये फॉर्म हो गया तो बस उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक बार ये फॉर्म होने के बाद इतना अनस्टेबल होता है कि उससे प्रोडक्ट में टूट जाता है जनरली, है ना। तो बच्चों ये एनर्जी कौन सी हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी। और बच्चों ये वाली एनर्जी नीचे वाली क्या हो गई, डेल एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, यानी कि चेंज इन एनर्जी। पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ ये थी, प्रोडक्ट की अभी कुछ हो गई, है ना। अब हमें क्या मिल गया, चेंज इन एनर्जी, यानी कि बोलो चेंज इन एंथैल्पी। बच्चों इस पूरी एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे हम टेम्परेचर को ज़्यादा जल्दी, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव हो गई तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे ना। तो मतलब सिंपली कहने की बात, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को, है ना। तभी तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट बन पाएगा। और बच्चों यहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी नहीं पहुँच पाएगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस आई होप तुम्हें थोड़ा आइडिया लगा हो कि टेम्परेचर बनाने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव हो जाती है तो तुम्हारा प्रोडक्ट जल्दी से बन जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा जाए। अब देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, की रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या असर पड़ता है। कैटलिस्ट बच्चों क्या होते हैं, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, जैसे KClO3 से KCl प्लस में O2 बन रहा था। पहले ये रिएक्शन हो रही थी 1 दिन में, जैसे हमने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन कितने में होने लगी, 2 घंटे में, ठीक है। तो यानी कैटलिस्ट क्या करते हैं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं विदाउट इटसेल्फ अंडर गोइंग एनी केमिकल चेंज, कि यानी कि कैटलिस्ट हमें जो हमने पहले डाला था ना जितना अमाउंट में, हमें वो एज इट इज़ मिल जाएगा, है ना। ना कोई इसके अंदर बॉन्ड टूटेगा, ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बच्चों कैटलिस्ट का क्या काम करता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और खुद उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता। मान लो तुमने पहले 10 ग्राम कैटलिस्ट रिएक्टेंट में लिया था, जब प्रोडक्ट में लिया होगा, जब प्रोडक्ट में तुम्हें मिला होगा उसके साथ भी तुम्हें 10 ग्राम एज इट इज़ कैटलिस्ट मिल गया होगा, ठीक है। तो हमने एग्जांपल देख लिया कि MnO2 हमने पहले लिया था रिएक्टेंट में, ठीक है। तो हमने एग्जांपल देख लिया KClO3 वाला, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्टेंट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट उसके खुद के अंदर कोई चेंज नहीं होता, जैसा तुमने पहले लिया था वैसा ही वो बाद में मिलेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो क्या होता है बच्चों। देखो अभी हमने देख लिया कि रिएक्शन किसी को भी कराने के लिए क्या पाथवे होता है, कि रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उससे प्रोडक्ट बनते हैं। और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ना कम कर देता है। मान लो पहले रिएक्शन का पाथवे ये था, यानी कि रिएक्शन पहले इस तरह से जा रही थी, अब क्या हुआ, अब रिएक्शन को जैसे हमने कैटलिस्ट डाला, अब रिएक्शन का पाथवे कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ना वो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। अब बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रिएक्टेंट को इधर से इधर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, इधर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स इधर पहुंचने के लिए कम टाइम लगेगा। तो जैसे ही जल्दी से इधर एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी जल्दी बन जाएंगे, है ना। तो ठीक है, तो हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो जल्दी से हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कि जो हमने ट्रांजिशन स्टेट बोली थी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट जल्दी मिल जाएगी तो हमें प्रोडक्ट भी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी बात को हमने लिख भी दिया, एज एक्टिवेशन एनर्जी इज रिड्यूस्ड रिएक्टेंट विल अचीव एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर, कि रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी को जल्दी अचीव कर लेंगे। हैंस फास्टली विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट जल्दी से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ा जाए। बच्चों देखो कुछ कैटलिस्ट की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि लाइक इनकी कैटलिस्ट की क्या मेन खूबियाँ होती हैं। बच्चों पहली बात तो देखो कि बिल्कुल छोटा सा अमाउंट का कैटलिस्ट भी ना रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें मान लो कि तुम 10 किलो रिएक्शन करा रहे हो कि तुम्हें 10 किलो ही कैटलिस्ट चाहिए होगा, उसके अंदर 10 ग्राम कैटलिस्ट भी रिएक्शन को फास्ट करा सकता है ना। तो लाइक रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट की बहुत छोटी सी अमाउंट भी सफिशिएंट होती है। तो हमने इसी को लिख दिया, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना।
बच्चों और दूसरी बात, अगर मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही, जैसे मान लो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, अगर तुम उसके अंदर कैटलिस्ट डाल लोगे ना तब भी वो रिएक्शन नहीं होगी। कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है कि वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर सकता है। कोई रिएक्शन नहीं हो रही उसे करा नहीं सकता है ना, तो बस कैटलिस्ट क्या कर सकता है, रिएक्शन के रेट को फास्ट करा सकता है, उस रिएक्शन को करा नहीं सकता कि नहीं हो रही हो तो करा देना। तो इसी को हमने लिख दिया, कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट द रिएक्शन। अगला देखो बच्चों, गिव फ्री एनर्जी वगैरह हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, गिव फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी। बच्चों अगर हमने किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, ना तो गिव फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, ना तो चेंज इन एंथैल्पी में चेंज आएगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला, बस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। सिमिलरली गिव फ्री एनर्जी में भी चेंज नहीं आने वाला कि मान लो पहले नेगेटिव थी, स्पॉन्टेनियस थी, बाद में नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना, बस इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को फास्ट करना। और फोर्थ है, कैटलिस्ट डजंट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ भी को बोल लो, हमने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो बच्चों कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ना तो आगे बढ़ाएगा ना पीछे बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम जहाँ पे था वहीं पे वहीं रहेगा। ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जल्दी आ जाए, बट इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे भी कैटलिस्ट कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब जल्दी से कोलिजन थ्योरी का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो बच्चों कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि जनरली ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन होती है तो किस तरह से होती है। ठीक है, इसके फॉर्मूले पे, मैथमेटिकल पोर्शन पे नहीं जाना, बस थोड़ा सा देखना है कि ये क्या बोलती है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिएक्टेंट आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर एंड रिएक्शन अकर विद द फॉलोइंग स्टेप एज फॉलो। कि इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट को ना हार्ड स्फीयर मान जाता है, यानी कि स्फीयर मतलब समझते हो ना कि लाइक जैसे बॉल एक स्फीयर है ना, कि लाइक रिएक्टेंट को हार्ड स्फीयर की तरह समझा गया है, यानी कि कठोर, जैसे कोई हैवी बॉल होती है ना हार्ड, जैसे फ्लैश की बॉल होती है, कोई बॉल होती है, इस तरह से कुछ रिएक्टेंट को हार्ड स्फीयर माना गया है ना। वो हार्ड स्फीयर क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। जैसे ही आपस में कोलाइड करेंगे कुछ कोलिजन इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाएंगे, कितनी अच्छी उनकी एनर्जी सफिशिएंट रहेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस हो जाएगी और वो प्रोडक्ट में बन जाएंगे, है ना। तो कुछ कोलिजन के बारे में बता दिए। कोलिजन मतलब बच्चों क्या, टकराना, कि रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ, और प्रोडक्ट में बन जाते हैं। कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करती है ना। तो देखो ये 2 स्टेप में बताती है कि केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले तो कैसे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, कोलिजन होंगे रिएक्टेंट के बीच में, है ना। और कुछ कोलिजन होंगे इफेक्टिव मतलब कि जैसे ही 2 रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर जाएंगे और वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों कोलिजन जो भी हो रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए, है ना, कि रिएक्टेंट के अंदर बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं बट हर कोई कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव मतलब कि लाइक कोलिजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो भी कोलिजन हो तो एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस हो जाए, है ना। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो भी कोलिजन हो रहा है इफेक्टिव कोलिजन, उसके अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमें रिएक्शन तो करानी है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, बट इधर से हाइड्रोजन सामने आ रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, इस सबको हमने डिफाइन कर दिया। कोलिजन अकरिंग बिटवीन रिएक्टेंट शुड बी इफेक्टिव, है ना, कि जितने भी कोलिजन होते हैं वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते। ठीक है, सेकंड हमने लिख दिया कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि जो भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं, तुम्हें और समझ आएगा। तो बच्चों देखो, मान लो NO2 आपस में कोलाइड कर रहे हैं, NO2 के मॉलिक्यूल है 100 और इस ये वाले भी NO2 के मॉलिक्यूल है 100, यानी कि टोटल 200 NO2 आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और ये कैसे, हार्ड स्फीयर। ठीक है, सपोज करना, ठीक है, 200 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अब मतलब कोलाइड कर रहे हैं ना, टकरा रहे हैं। अब बच्चों हर मतलब कोलिजन तो सारे के सारों के बीच में होगा, बट इफेक्टिव कोलिजन किसके बीच में होगा, कुल 70-80 के बीच में हो सकता है, 50-60 के बीच में, यानी कि हर किसी के बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव मतलब कि ऐसा कोलिजन कि जैसे ही टकराएं एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हैं, है ना। हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है ना, कि इतना एनर्जी का कोलिजन हो कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना है और प्रोडक्ट बन जाए। तो बच्चों इन 200 कोलिजन में से कुल 70-80 NO2 मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, है ना, कि सफिशिएंट एनर्जी वाला। अब बच्चों ठीक है, अब कोलिजन तो हो गया इफेक्टिव कोलिजन। अब दूसरा स्टेप बच्चों क्या होना चाहिए कि उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कि मान लो मैं नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना है तो नाइट्रोजन ही आमने सामने आने चाहिए कोलिजन के लिए। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ रहा है ना। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, 2 NO2 हैं आपस में मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, N2O4। N2O4 में बच्चों क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का नया बॉन्ड बन रहा है। ठीक है,
तो देखो इस ओरिएंटेशन वाली बात को समझ लेते हैं। मान लो एक NO2 का मॉलिक्यूल आया, NO2 का कुछ स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है, दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल आया, इनके बीच में ओरिएंटेशन कैसी है, मतलब कि पोजीशन, ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन। एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने आया, ठीक है, आप पास में आया, बट कोलाइड करना चाहा, प्रोडक्ट बनाना चाहा, बट नहीं बना। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आमने सामने आएंगे तभी तो उनका बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। अब इस केस में देख लो, NO2 आए, आमने सामने आए, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, इनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन में है, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन है। अब बच्चों ओरिएंटेशन प्रॉपर है तो बस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, N2O4 प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो बच्चों तुम देख रहे हो, मान लो कि जैसे 200 कोलिजन हुए, 200 NO2 के बीच में कोलिजन हुए, इफेक्टिव कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले कितने हुए, टोटल 30-40। कुछ इस तरह से ये थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एलिमेंट्री बातें कि लाइक किस तरह से थ्योरी क्या कहती है उसको समझना हमारे लिए सफिशेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। और हाँ, ये थ्योरी ना बच्चों आगे जाके कई कई जगह पे फेल हो जाती है ना, कि जहाँ स्ट्रक्चर वगैरह की बात आ जाती है, उसके बाद आती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो हम जनरली हायर स्टडी में जब तुम कॉलेज में चले जाओगे उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।